हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बहुत बड़ा नाम लग रहा है ना इंग्लिश का, इतना हाई फाई नाम, पर ये बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है यदि इसको आप समझ के करते हो। और समझना जरूरी है, बिना समझे आप रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ पाओगे, पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाओगे। फिर वही छोटे मोटे डॉक्टर की तरह पैरासीटामोल दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, बस इतना ही, यही समझ के रह जाओगे। तो अब देखते हैं। देखो, अनस्टेबल एंजाइना का मतलब जब जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि हमारे हृदय को या हमारे हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, उसके अंदर प्लेग जम जाता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। पर वो साइज इतना ज़्यादा कम नहीं होता है, कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता है कि वो मायोकार्डियल नेक्रोसिस कर दे, कि वो जो हमारे हार्ट की जो मसल होती है वो उसका पूरा तरीके से डेथ कर दे। इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। मतलब वो ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं होता और ज़्यादा सीवियर भी नहीं होता, है ना। तो मतलब अनस्टेबल एंजाइना रहता है वो। तो इसमें देखते हैं कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन का मतलब क्या होता है। जब हम ईसीजी कराते हैं, ईसीजी में आपने देखा होगा PQRST होता है, नहीं तो आप ऊपर से देख लो, उसमें मैंने फोटो लगा रखी है और आगे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। जो PQRST होता है उसमें जो एसटी सेगमेंट होता है, तो जो हमारे चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, उसमें एसटी एलिवेशन मतलब बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है एसटी का। तो इसके अंदर नॉन मतलब अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेट नहीं होता है। तो हम इस वाले एंजाइना की आज बात करेंगे। तो जो एनएस होता है, ये नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, इसको NSEMI भी बोलते हैं, ठीक है। इसके क्या होता है, एलिवेटेड कार्डियो बायोमार्कर्स। इसके अंदर जो हमारे कार्डियो के जो बायोमार्कर्स हैं, जैसे ट्रोपोनिन टेस्ट होता है ना, जब आप डॉक्टर बन जाओगे और जब क्या बोलते हैं किसी के कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेन हो रहा है किसी को, जब आप उसमें ट्रोपोनिन टेस्ट कराते हो, ट्रोपोनिन आई वगैरह, है ना, तो उसी में ही तो इस वाले में अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, जो कार्डियक बायोमार्कर्स हैं वो तो बढ़ जाते हैं, पर जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है वो हमें ईसीजी में दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन रखा है। अब आप समझ के, ज़्यादा भारी भरकम वो है लाइन, पर इतना है नहीं कुछ भी। तो इसके अंदर देखते हैं कि इसकी मतलब क्या कारण रहते हैं जो ये होता है। अभी मैंने बताया, जो कोरोनरी आर्टरी होती है या कोई वेसल होता है जो हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को खून पहुंचाते हैं, और खून के साथ ही ऑक्सीजन जाती है ना। तो जब खून नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई जब कम हो जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है हार्ट की, तो उसके वजह से होता है एंजाइना पेन। और ये बहुत सारी अलग अलग डिजीज में भी होता है, जैसे एनीमिया, खून की जब कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब 5 हो गया, 4 हो गया, उस समय भी ऐसे एंजाइना वगैरह देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस 220 240 ऐसे बढ़ता ही चला जाए, उसमें ये कोई सर्जरी हो मेन, उसके बाद भी देखते हैं हम पेन होने के चांसेस रहते हैं। तो हम इसको कैसे समझे कि ये एक अनस्टेबल एंजाइना है। देखो, ये वाला जो पेन होता है ना, वो रेस्ट पे भी होता है एंजाइना, मतलब आप बैठे हो तो भी आपको यहाँ पे दर्द होगा, रेस्ट एंजाइना जिसको बोलते हैं। वैसे सामान्यतः देखा नहीं जाता है कि जब वो एक्सरसाइज करता है, कुछ चलने की कोशिश करता है, जब भी पेन होता है। पर इसके अंदर अनस्टेबल एंजाइना के ऊपर क्या बोलते हैं, जब आप बैठे रहोगे उसमें भी आपको पेन महसूस होगा, और ये न्यू ऑनसेट होता है, मतलब एकदम से ही ऑनसेट होता है नया नया, और ये प्रोग्रेसिव होता है, ये बढ़ता जाता है, पहले जितना था नहीं उससे ज़्यादा इस बार होगा, ठीक है। और इसके सिम्टम्स वही है कि जॉ में पेन होगा, नेक में पेन होगा, आर्म में पेन होगा, एपिगैस्ट्रियम में पेन होगा, है ना। अब ऐसे ही कुछ पेन हमें प्लूरेटिक पेन में भी देखा जाता है। प्लूरा मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलता है प्लूरा। जब उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है किसी भी वजह से और उसमें पेन होता है, उसमें बोलते हैं प्लूरेटिक पेन। और जो ये पेन जो होता है ना, ये हमारे नीचे की तरफ जाता है ना। इसमें जो हमारे एंजाइना होता है हमारा, वो तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है, नेक की तरफ जाता है, जो की तरफ जाता है ना। पर जो ये वाला प्लूरेटिक पेन होता है वो नीचे की तरफ जाता है, पैरों की तरफ, है ना। और ये हमेशा मिड से स्टार्ट होता है, मतलब नाभि के यहाँ से, जिसको अम्बलाइकस रीजन बोलते हैं, या हमारे लोअर एब्डोमेन में जिसको हाइपोगैस्ट्रियम बोलते हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पेन। अब क्या बोलते हैं, जो इसको हम जब पैल्पेट करते हैं, दबा के देखते हैं ऐसे करके,
उसमें पेन फील होता है, तो ये प्लूरेटिक पेन होता है। इसको थोड़ा अलग करके देखते हैं ना। अब देखते हैं कि मतलब इसके अंदर हमें क्या फिजिकल एग्जामिनेशन, जब पेशेंट को जांच के लिए देखते हैं, उसके शरीर वरीर में देखते हैं, तो हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। ज़्यादातर मिलता है कि जो उसके हाथ पैर उसमें हाइपो परफ्यूजन हो जाता है, मतलब खून अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, उसके वजह से पीले पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, जिसको साइनोसिस वगैरह भी बोल सकते हैं हम। और हम जो यहाँ से एक वेन जाती है, जुगुलर वेन, उसमें देखते हैं पल्सेशन फील हो रही है, वो कभी ऊपर होती है, डाउन होती है, ऊपर, मतलब अलग से तुम्हें यहाँ से ऊपर अलग से दिख जाती है, नीली नीली कुछ चीज़ जा रही है, और उसमें पल्सेशन टाइप का ऐसे ऐसे दिखता है। ठीक है, ये हो सकता है। और जब तुम उसके हाथ पैरों में देखोगे, वहाँ पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग, एडिमा, है ना, या पल्मोनरी एडिमा। जब इसको लंग्स के एक्सरे कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि फ्लूइड इकट्ठा सा हो गया है। ये हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं ना। अब बात करते हैं हम ईसीजी की, कि हम ईसीजी को देख के कैसे समझे कि ये अनस्टेबल है या स्टेबल है या एंजाइना है ना। तो हमेशा जब भी ईसीजी का क्या बोलते हैं, किसी के पेन होता है, तो हमें उसकी ईसीजी मस्ट करानी होती है। ईसीजी में हमें 3-4 चीजें देखनी होती है। एक तो क्यू वेव, क्यू वेव समांतर नॉर्मल सी होती है ना, और जो एसटी वेव होती है, ऐसे होता है पी, फिर नीचे जाती है क्यू, फिर ऊपर आर, फिर एस, फिर ऐसे करके टी। तो हमें जो ये एस टी सेगमेंट होता है वो एलिवेट मिलता है, एस टी बढ़ जाता है। और जो टी वेव होती है, लास्ट वाली टी वेव होती है, वो नीचे साइड डाउन हो जाती है, इनवर्सली जिसको बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लेड 3, इसमें लेड होती है AV1, AV2, या लेड 1, लेड 2, लेड 3। जब आप ईसीजी को देखोगे ना, ईसीजी देखिए तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि एसटी एलिवेशन और क्या बोलते हैं ईसीजी, उसमें आपको सब दिखाई दे जाएगा। पहले आप सुन लो, है ना। तो जो लेड 3 होती है उसमें क्यू वेव नॉर्मल फाइंडिंग मिलती है हमको, पर जो जे पॉइंट होता है डिप्रेशन का, मतलब कैसे, पी, फिर नीचे क्यू, फिर ऊपर आर, जब वो आर नीचे आके एस बनेगी ना, तो इसको ऐसे जे टाइप का बनता है। जितना ज्यादा वो जे डिप्रेशन में होगा ना, उससे हमें पता लगाना चाहिए कि हाँ भाई ये जे डिप्रेशन हो रहा है। और जो ये लीड V2 V3 होता है, उसमें देखोगे आप इसी में V2 V3 लिखा होगा, वहां पे 0.5 mm ये डाउन चला जाता है ना। और जितने भी लीड्स होती है उसमें 1 mm तक ये डाउन चला जाता है, जे पॉइंट, इसको आप देखना, है ना। और जो एसटी सेगमेंट होता है वो डिप्रेस मिलता है मल्टीपल लीड्स में। और पर जो हम इसमें एक एक्सेप्शन है, मतलब एसटी सेगमेंट सारे जितने भी लीड्स है उसमें डिप्रेस मिलता है, पर जो AVR होता है उसमें आप चेस्ट उसमें देखोगे क्या बोलते हैं ईसीजी में, उसमें एक AVR लिखा होगा, AVR और V1, उसके अंदर जो एसटी सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड दिखता है, और सब में एसटी सेगमेंट डिप्रेस दिखता है हमें, पर इसके अंदर एसटी सेगमेंट AVR मिलता है हमें एलिवेटेड। और यही सजेस्ट करता है कि इसमें इस्चीमिया है, मतलब खून की मतलब खून हृदय तक पहुंच नहीं पाया, हार्ट तक खून पहुंच नहीं पाया है। ठीक है, अब इसमें हमको बाईफेजिक भी मिलते हैं। बाईफेजिक में जो टी वेव होती है, जो हमने पहले बात की, टी इन्वर्सली चली जाती है, इन्वर्टेड चली जाती है, वैसे टी ऊपर साइड होती है, पर इसमें टी इन्वर्टेड मिलती है हमें, है ना। पर कई उसमें टी ज़्यादा डीप इन्वर्टेड मिलती है, 5 mm से भी ज़्यादा, है ना। या बाईफेजिक मतलब ऊपर जाके फिर नीचे जाती है, ऐसे बाईफेज, ऊपर भी और नीचे भी, इसको बाईफेज बोलते हैं। या जो QT है वो प्रोलॉन्ग मिल जाती है, V2 ये, और ये हमें कहाँ मिलता है, V2 में या V4 में, याद रखना। और ये 3-4 है, इसको पहले आप लिख लेना, फिर आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि V2 में क्या होगा, V4 में। तो V2 और V4 है, उसके अंदर जो QT है वो थोड़ा लंबा हो जाता है ना। और यही क्या बोलते हैं, मतलब बताता है कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से हुआ है, मतलब LAD या कोरोनरी आर्टरी में कोई लीजन है या कुछ है, उसके वजह से सब हुआ है ना। पर जब आपको जब आपने ECG कराई और उसमें आपको ST सेगमेंट एलिवेटेड नहीं मिला, चाहे वो टी वेव इन्वर्सली हो, तो हमारा वो डायग्नोसिस ढंग से नहीं हो पाता। तो उस समय हमें कार्डियक मार्कर की जरूरत होती है अपने डायग्नोसिस को पूरा करने के लिए, जिसमें कि हम लेबोरेटरी जो फाइंडिंग करते हैं उसके अंदर हमें कार्डियो बायोमार्कर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं ना। और ये एक रिकमेंडेड बायोमार्कर है मायोकार्डियल नेक्रोसिस के लिए, मतलब आपको पता लगाना है कि हार्ट कितना ज़्यादा मतलब डैमेज हुआ है, उसकी कितनी मसल डेथ हुई है, तो उसके लिए ट्रोपोनिन टेस्ट कराना होता है। उसमें ट्रोपोनिन I होता है, ट्रोपोनिन T होता है ना, ये एक सेंसिटिव मार्कर होता है।
और इसके साथ मतलब आप कैसे कराओगे, जैसे पेन स्टार्ट हुआ उसके बाद आपने 6 घंटे के अंदर ट्रोपोनिन टेस्ट करा लिया, उसके अंदर आपको ढंग से मिला नहीं कि जो आपको मतलब डिटेक्टेबल लिमिट चाहिए थी वो मिली नहीं, तो उसके जब सिम्टम्स होने के बाद दोबारा से आपको टेस्ट कराना है 8 से लेकर 12 घंटे बाद। ये पहले 6 घंटे के अंदर करा लिया, फिर उसमें नहीं मिला हमें, तो जब से सिम्टम्स वो आए थे ना उसके 8 और 12 घंटे बाद दोबारा हमें टेस्ट करा के देख लेना, उसमें बढ़ा हुआ मिल भी सकता है ना। तो ये हमें करना है। इसके साथ जो हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल होते हैं सीबीसी ब्लड चेक करने के लिए, इसमें एनीमिया कंडीशन है नहीं है, फास्टिंग ग्लूकोज और क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक पैनल, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए सब हमें देख रहे हैं। हाँ, जो हम CKMB टेस्ट कराते हैं वो इस केस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्यों? CKMB हमने बताया था पिछली वाले वीडियो में, जब भी मसल पेन हो, स्टैटिन का जब हम यूज़ करें और बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रही हो हमको, तो उसमें भी हमने बताया था कि CKMB टेस्ट करा लेना है ना। पर क्या होता है कि CKMB टेस्ट स्केलेटल मसल, जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं ज़्यादातर स्केलेटल मसल, उसके भी टूटने पे या हार्ट की मसल टूटने पे CKMB बढ़ जाता है। तो एक ये नॉन मतलब अलग तरह पैथोलॉजी ले जाता है हमारा, मतलब डायग्नोसिस बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं रहता है ना। तो इसके अंदर एक BNP भी होता है, ब्रेन न्यूट्रो यूरेटिक पेप्टाइड, जिसको BNP बोलते हैं। ये एक मतलब एक बहुत अच्छा मेडिकल स्ट्रेस टेस्ट होता है, जो बायोमार्कर होता है ऑफ मायोकार्डियल स्ट्रेस, मतलब कितना हमारे हृदय के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है उसके लिए होता है BNP, है ना। यदि BNP की जो लिमिट है, जो ज़्यादा ही एलिवेशन मिल जाए हमें, एलिवेटेड मिल जाए, तो उसको हमें समझना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही तगड़ा इन्फाक्शन हुआ है, मतलब खून ढंग से पहुंचा नहीं है और वहाँ पे सेल डेथ हुई है, तो हमें अर्जेंटली एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए। तो धन्यवाद, आज का हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि अब इसका अनस्टेबल एंजाइना का कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। धन्यवाद।